80 साल बाद भी जगह वैसी ही है। यही हाल नाटक का भी है। देशद्रोह का मामला नाटककार भी और किसी भी परंपरा में भी, लेकिन इस नए नाटक का खेल कुछ ज्यादा ही रंगीन था। किसी के गले में आरोपों की श्रृंखला नहीं थी। ब्रिटिश भारतीय सेना के 3 उच्च पदस्थ अधिकारियों को आरोपी के पिंजरे में रखा गया था। 3 प्रमुख धर्मों के 3 आरोपियों का चयन इतनी कुशलता से किया गया है कि कोई भी जाति धर्म कम या ज्यादा ना लगे। शहनवाज खान मुस्लिम, गुरुकवश सिंह चिल्लन सिख और प्रेम सहगल हिंदू। उन पर मुख्य रूप से इंग्लैंड के सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने और अंग्रेजों के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। यमुना के जल में छाया उतरी, किले में सन्नाटा छा गया। पूंजी बंडी को दिल्ली में लागू किया जा रहा था, लेकिन इसकी असली नाकेबंदी ब्रिटिश सैनिकों ने की थी। हर पॉइंट पर जवानों का कड़ा पहरा था और इस केस की चर्चा हर दरवाजे, चाली और मोहल्ले में थी। हर जगह जासूसों और सैनिकों की चीखें, बूटों की गड़गड़ाहट, कारों की भीड़ और वायरलेस की आवाज ने रात के आतंक को और बढ़ा दिया। एक बड़ा शहर एक बड़ा पुलिस शिविर है। यह ऐसा है मानो शैतान ने किले पर कब्जा कर लिया हो और एक गढ़ स्थापित कर लिया हो। लहरदार तटबंध से भागते सिपाहियों की परछाइयां ठूठ की भांति लंबी हो गई। पिछले 2 सालों में लाल किले से मिली जुली खबरें मिली थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध के लिए गोला बारूद से लदी हुई लारियां यहां से निकली, तभी किले पर सबसे पहला आशंका जताई गई थी। खबरें कभी खुशियां लाती हैं तो कभी चिंता की नब्ज गायब कर देती हैं। ऑल इंडिया रेडियो ने कहा, जापान ने भारत पर आक्रमण कर दिया है। देश पर तानाशाहों का कब्जा हो जाएगा। हमेशा अंधेरा रहेगा। कुछ दिनों के बाद आजाद हिंद प्रारंभ हो गया। जनता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यह उद्घोष करते हुए सुनना शुरू कर दिया, चलो दिल्ली चलें। नेताजी की आवाज में सच्चा मधुर था। उनकी बातें लाल किले को गुदगुदा गईं। 2 शताब्दियों की गुलामी में अंग्रेजों को इतनी खुली चुनौती कभी किसी ने नहीं दी थी। आजाद हिंद नभो वाणी पर नेताजी के शब्द लाल किले तक चिंगारी भड़का देते थे। आओ आजादी का सूरज देखने के इच्छुक मेरे आजाद हिंद के वीर जवानों। 38 करोड़ लोगों को जकड़ने वाली गुलामी की जकड़न टूट चुकी है। हाई कैसल पर यूनियन का कबाड़ फेंके बिना ब्रिटिश छतरी पर अपना प्रिय तिरंगा लहराते हुए और लाल किले के प्रांगण में विजय मार्च करते हुए खुशी क्या है, कैसा है? आजाद हिंद फौज वीर हिंदुस्तान के पूर्वी प्रवेश द्वारा पर पहुंच गई। इम्फाल और कोहिमा के ब्रिटिश स्टेशन हिल गए। दीमापुर की सड़क कट गई। बिशनपुर गिर गया। कहा जाता है कि नेताजी के साथ कमांडो पनडुब्बियों से गुजरात, बंबई और महाराष्ट्र के तट तक उड़ान भरते थे। अंग्रेजों के आत्मसमर्पण की इबादत भी लिखी गई है। आजकल या अगले सप्ताह नेताजी अपने 40,000 बहादुर वीरांगनाओं के साथ दिल्ली में प्रवेश करेंगे। उनकी गर्व भरी चीखें आकाश को हिला देंगी। लाल किला कितना उत्सुक था नेताजी को सम्मान देने के लिए। लाल किले पर सैन्य वर्दी में नेताजी की एक औपचारिक प्रतिमा, उस दृश्य को देखकर अभल की आंखें डबडबा गई होंगी। सौभाग्य और दुर्भाग्य से उर्फत्या जिम्मा फूल गया। जैसे ही इम्फाल कोहिमा से पहली बारिश हुई, जिस तरह रूसी अभियान में नेपोलियन की महत्वाकांक्षा घोड़ी मास्को के रास्ते में कीचड़ में फंस गई, उसी तरह आजाद हिंद फौज भी फंस गई। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। मामले को संदर्भ बदल दिया गया। दिल्ली में भी बारिश हो रही थी। पूर्वी सीमा से कोई खबर नहीं। जैसे ही बारिश हुई, बहादुर जो विजय मार्च के लिए किले के सामने उतरने वाला था, हजारों की संख्या में कैदियों के रूप में आंतरिक बैरक में घुसना शुरू कर दिया। अंग्रेज असमंजस में थे कि इन हजारों गद्दारों का क्या करें।
इन दुष्टों को फांसी पर लटकाओ। राजगोपालाचारी जैसे कांग्रेस बात कर रहे थे। अब तक ब्रिटिश हिंदी सेना को तोड़ निकालने वाला कोई नहीं था, लेकिन ईमान के खोखले कट्टरपंथियों में से एक दो नहीं 45,000 पूर्व सैनिक नेताजी के नेतृत्व में विद्रोह के लिए खड़े हो उठे। चर्चिल से लेकर वायसराय वेवल तक सभी ब्रिटिश राजनीतिक भयभीत थे। कौन है नेताजी बोस, जिन्होंने उस ईमानी सेना के लिए विद्रोह की सुरंग बनाई? विद्रोह से व्यथित वायसराय वेवल अपने सहयोगियों से कह रहे थे, देशभक्ति का दिखावा करने वाले आजाद हिंद फौज के इन दुष्टों को सैन्य अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो आइए हम उनके कुकर्मों को लोगों के सामने पेश करें। भविष्य में ऐसा देशद्रोह लोग उन पर थूकेंगे। विजय आंदोलन जिंदाबाद। सपना देखा, आज फांसी की रस्सी खुलनी है। कैसा दुर्भाग्यपूर्ण खेल है। किले में सन्नाटा छा गया। कड़ाके की ठंड, और कड़ाके की ठंड में भी रात में कड़ी गश्त की जाती है। यमुना की गर्जना 12 किलो की दीवारों को ढह रही थी। आधी रात बीत गई। एक पुलिस वैन चीखती हुई अंदर आई। सलामी की आवाज, खाई खाई जूते, कोई बोलने आया। प्रतिदिन का प्रकार। अन्य सैनिकों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उस बोर्ड की ओर से जिस पर वे 3 खतरनाक कैदी जंजीरों से बंधे थे, बूटों की पदचाप घूम गई। उन्हीं हजारों कैदियों के गले से हल्की हल्की दहाड़ें गूंज उठी। आजाद हिंद अमर रहे, दीर्घायु रहे। प्रिय नेताजी जिंदाबाद। सबसे ऊंचा है दुनिया में झंडा हमारा, नेताजी जिंदाबाद। कुछ चमगादड़ चिल्लाते हुए अंधेरे में से उड़ गए। पिंजरे का दरवाजा फट गया। वेजोरा उन्माद में पड़ गया। उसके सामने केवल 31 साल का एक खतरनाक कैदी था। उसकी असहाय मुद्रा पर कटीले तारों की छाया मंडरा रही थी। अमीर उमराव का खूबसूरत घाट शहनवाज की शक्ल में था। एक सुंदर नाक, सैन्य अनुशासन से सजी हुई उंगली जितनी मोटी मूछें, एक उभरा हुआ चेहरा। युद्ध की आपाधापी में उसकी सुंदर मनमोहक मुद्रा अच्छी तरह से खराब लग रही थी। मैं NA, ये हार्दिक पत्र, ये जर्जर भाड़े के कपड़े उन अत्याचारी जापानी दुकानों से। सेना अधिकारी हैरान रह गया। उन्होंने शहनवाज के कंधे पर हाथ रखा। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा शानो, तुम्हारी जर्जर भाड़े की वर्दी को कौन जानता होगा? तुम्हारे कबीले के 67 लोग अभी भी हमारी ब्रिटिश सेना में सेवा करते हैं। शहनवाज चमके। यह किसकी आवाज परिचित है? एक बार नहीं, कई बार सुना। मन के किसी कोने में कहीं जड़ जमाया हुआ। लंबे और मजबूत अधिकारी को घूरते हुए शहनवाज अचानक चिल्लाया, सर कोलिंस। शहनवाज चेन हाथ में लेकर आगे भागा। कोलिंस ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे। ब्रिगेडियर कोलिंस ने हंसते हुए कहा, बेटा, एक दिन तुम भारत के कमांडर इन चीफ होते। शहनवाज ने दहेज भी नहीं दिया। देहरादून के सैनिक स्कूल में कोलिंस जैसा कोई दूसरा अध्यापक नहीं था। कोलिंस अचानक शहनवाज से नाराज हो गए थे। उनके अंदर का सच्चा अंग्रेज अधिकारी जाग उठा। उन्होंने निराश होकर शानो को धक्का दे दिया। मैं तुमसे नफरत करता हूं शानो। एक आदर्श छात्र के रूप में तुम्हें चूमता हूं कि मुझे देशद्रोही समझकर अंदर डाल दो। सर, हमें क्या हो गया है? शानो, तुम बेवकूफ हो। तुमने मीठे को नहीं जगाया। नमक किसका? शहनवाज की शांत आवाज। राज सम्राट की सेना के नमक के लिए। क्षमा करें श्रीमान, मैं इंग्लैंड के तटों पर क्यों आऊं? मैंने अपनी मिट्टी का नमक चख लिया है। श्रीमान, आपके क्रूर अंग्रेजों का सेनापति बनने की अपेक्षा मैं नेताजी की देवड़ी का सैनिक बनना ज्यादा पसंद करूंगा। प्रणाली बंद करो हरामी, कॉलिंस ने कहा। तुम्हारा मतलब है नेताजी? दैट बोस, दैट गद्दार बंगाली महत्वाकांक्षा से ग्रसित है और उसके लिए जापान के साथ भली भगत? सर, अपनी जुबान पकड़े, शहनवाज ने गुर्राते हुए कहा। आपका कोई हक नहीं है। अगर मैं जाग रहा होता तो हंसता और उसकी जीभ फेंक देता।
यही तो आपने कहा, वे असली जादूगर हैं, शहनवाज ने अभिभूत होते हुए कहा। सर, हम कौन थे? ईमान का फर्जी प्रमोशन, वेतन, अतिरिक्त वेतन, पत्नियां, गंदे लड़के, आर्मी क्लब और अपना पेट भरने के लिए बेजान पेटों। पिछली दुनिया के नक्शे में नेताजी से हमसे मिलते हैं। हम देखते हैं घोड़े के किनारे कहाँ हैं। इसके बारे में सोचो लड़के, तुम बड़े हो गए हो, 1.5 साल हो गया है। कॉलिंस पर दया आती है क्या? क्यों? क्या यह उम्र फांसी के लिए अयोग्य है? मूर्ख मत बनो, मैं कमांडर से बात करके आया हूं, तुम्हें वही नौकरी मिलेगी, वही प्रतिष्ठा। तुम अब भी अपने गुणों के आधार पर एक दिन भारत के कमांडर इन चीफ बन सकते हो। वह तरीका भी है। खुला। शहनवाज ने गहरी सांस ली और कॉलिंस की ओर देखा। कॉलिंस की कर्कश आवाज, गर्म सांसें, इसके पीछे निश्चित रूप से एक बड़ा रहस्य था। लेकिन अब शहनवाज रहना नहीं चाहते। उसने स्पष्ट रूप से पूछा, सर, यह सब दान किस बदले में है? शानो, शानो, तुम सिर्फ माफी मांगो। जापानियों के साथ साथ उस मालिक और उसके भाड़े की सेना को भी बदनाम किया जाएगा। माफी का गवाह? शब्द जहर बुझे तीर की तरह शहनवाज के दिल में घुस गए। उनका जीवन उजागर हो गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और वह मछली की तरह तड़प कर करहाने लगा। सर, ऐसी बात मत करो। आदमी के जीवन में ऐसे लोग भी होते हैं। अगर उनकी पीली छाया भी किसी के शरीर पर पड़ती है तो जीवन सोना है। मैं कमांडर नहीं बनूंगा, लेकिन आगे क्या? कीचड़ में एक दिन, ठीक है। जीवन भर की गरीबी और संघर्ष से अर्जित पदक मेरी लाश पर झपकने चाहिए। वे हंसेंगे, लेकिन नेताजी का सिपाही एक बड़ा सम्मान है। कॉलिंस स्तब्ध रह गए। आह भरते हुए उन्होंने कहा, बेटा, या तो मुझे तुम्हें पढ़ाना था या मैं तुम्हें समझने में असफल रहा। मेरे बेटे गैंड ब्लिस तेज कदमों और आंसू भरी आंखों के साथ ब्रिगेडियर कॉलिंस अपने बड़े के साथ निकल गए।